नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका एचपी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हमें एक छोटा सा डिस्कशन करना है और ये डिस्कशन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है। और ये डिस्कशन जो है ये डाइंग डिक्लेरेशन, जिसको कि हम मृत्युकालिक कथन भी कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, किया जाता है, जिसकी की मृत्यु पॉसिबल है, संभाव्य है, जो कि उसकी मृत्यु होने वाली हो, जहां पॉसिबिलिटी हो या ना हो, लेकिन उसकी मृत्यु होने वाली हो और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। देन उसके उस स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग किसी दूसरे व्यक्ति का एक्यूजेशन डिसाइड किया जाता है और इसकी एविडेंसरी वैल्यू जो है वो सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन होती है, जिसे कहते हैं कि इकलौता डाइंग डिक्लेरेशन किसी के कन्विक्शन का आधार बनता है। ठीक, अगर इसमें इस लेक्चर में, इस कंटेंट में मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि इन दोनों का इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में काफी डिफरेंसेस हैं। इंग्लिश लॉ जो कि इंडियन लॉ का ओरिजिनेटर है, जहां से इंडियन लॉ भी अराइज हुआ है, लेकिन दोनों में काफी कंसिस्टेंसी है और इनकंसिस्टेंसी भी है। अगर डाइंग डिक्लेरेशन को हम देखें इंग्लिश लॉ के रिगार्डिंग, तो इंग्लिश लॉ में कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो कि इंडियन लॉ में नहीं प्रिवेल करते हैं। वैसा जैसे जब डाइंग डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन लिमिटेड है केवल और केवल होमिसाइडल केसेस में। होमिसाइडल केसेस कौन से होते हैं? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है। बल्कि इंडियन लॉ में ये होमिसाइडल और साथ ही साथ सुसाइडल केसेस दोनों में होते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट अगर सुसाइड करने से पहले दिया गया है तो उसको भी हम मृत्युकालिक कथन के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे आपने केस सुना होगा शरद वृद्धिचंद सारदा, जिसमें पंचशील की डॉक्ट्रिन आई थी, पंचशील केस के नाम से भी जानते हैं। शरद वृद्धिचंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें इसके फैक्ट कुछ ऐसे थे, संक्षिप्त में अगर हम देखें। एक महिला है जो कि अपने ससुराल में रहती है और ससुराल में रहते हुए उसने कई लेटर्स सेंड किए थे अपने फादर को, अपने रिलेटिव्स को, ये बताते हुए कि उसकी कंडीशन क्या है ससुराल में, उसकी जो भी टॉर्चरस कंडीशन रही होंगी उसको उसने मेंशन किया था उसमें, उस लेटर्स में। और बाद में 1-2 महीने बाद उस महिला के द्वारा सुसाइड की इंफॉर्मेशन आती कि उस महिला ने सुसाइड कर लिया। अब प्रश्न ये उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या महिला के द्वारा जो दिए गए लेटर्स थे, क्या इनको डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तब कोर्ट ने कहा हां, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है उसकी तारतम्यता जो है, उसका एक रिदम जो है वो टूटा नहीं है, रादर जो ट्रांजैक्शन है दैट इज कोजेंटली एस्टैब्लिश्ड, प्रॉपर तरीके से उनको एस्टैब्लिश किया गया है। इसलिए माना गया कि उसको सुसाइडल के केसेस में डाइंग डिक्लेरेशन को ट्रीट किया गया। एक डिफरेंस तो, पहला डिफरेंस तो यही आ जाता है जो कि मेन डिफरेंस है। इसके बाद एक दूसरा डिफरेंस आता है कि जब इंडियन लॉ की बात करते हैं तो इंडियन लॉ क्रिमिनल और सिविल दोनों केसेस के ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग बात करता है, दोनों केसेस के ट्रांजैक्शन की। बट की इन द केसेस ऑफ इंग्लिश लॉ ये केवल और केवल क्रिमिनल केसेस की बात करता है, सिविल केसेस की बात नहीं करता। एक तीसरी बात देख लेते हैं क्या है। तीसरी बात है इसमें कि जहां डाइंग डिक्लेरेशन जब इंग्लिश लॉ के रिगार्डिंग बात होता है तो उसमें जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है वो व्यक्ति एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ पे हो, मतलब मृत्यु की आकांक्षा पे हो कि उसका वेट कर रहा हो, एज इन ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है।
लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी की डेथ होने वाली है, उसने इन द मीन टाइम कोई स्टेटमेंट दिया है, चाहे वो स्टोरी के फॉर्म में हो, चाहे वो नरेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हो, वो सभी रेलिवेंट माने जाएंगे एंड एडमिसिबल माने जाएंगे अंडर सेक्शन 32। और उन स्टेटमेंट को यूज किया जाता है डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ जरूरी नहीं है, रादर एक ट्रांजेक्शन ऑफ या सीरीज ऑफ इवेंट्स की जरूरत होती है जो इंडिया में लगता है, लेकिन इंग्लिश लॉ में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ मैंडेटरी है। ठीक। और एक लास्ट जो डिफरेंस है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट डिफरेंस है कि इंग्लिश लॉ में अगर कोई भी व्यक्ति उस मृत्युकालिक कथन को बनाते समय कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है जो कि इनकम्प्लीट हो, इनकम्प्लीट सेंस का हो, देन उस कंडीशन में उसको डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन इंडियन लॉ में ऐसा नहीं है। इंडियन लॉ में क्या है कि इंडियन लॉ में अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट की जो रिलायबिलिटी है, उस होल कंटेंट को एग्जामिन किया जाएगा, इनकम्प्लीटनेस को एग्जामिन नहीं किया जाएगा, इनकंसिस्टेंसी को एग्जामिन नहीं किया जाएगा, रादर उसके कंप्लीट सेंस को एग्जामिन किया जाएगा। सेंटेंसेस की इनकंसिस्टेंसी एक बात होती है, कंटेंट की इनकंसिस्टेंसी दूसरी बात होती है। तो इंडियन लॉ में सेंटेंस की कंसिस्टेंसी मैटर नहीं करती है, रादर स्टेटमेंट की कंसिस्टेंसी, पूरे कंप्लीट सेंस की कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और जिसको कि कोर्ट के पार्ट पे होता है, कोर्ट उसकी क्रेडिबिलिटी उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन करती है, जिसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस, वो कोर्ट के पार्ट पे है। तो कहने का मतलब है कि ये चार ऐसे डिफरेंसेस हैं, मेन डिफरेंसेस, जो इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में डिफरेंस है। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन में तुकालिक कथन के रिगार्डिंग। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट।